हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रजनन। इस टॉपिक से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछता है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम वगैरह में। तो ये जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री है आपके लिए। मोस्टली क्लासेस लाइव आती थी, अब वापस मैंने कम बैक करा है। बहुत दिन में थोड़ा सा भी आउट ऑफ लीग चल रहा था, लेकिन अब मैंने वापस कम बैक करने का प्रयास करा है कि क्लासेस रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आपके लिए आती रहे। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन हम शुरू करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज रहने वाली हैं क्लासेस। तो आर यू रेडी गाइस? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। सबसे पहली चीज, जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पेपर में आपसे पूछ सकता है प्रजनन के प्रकार, तो याद रखिएगा। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है वानस्पतिक प्रजनन और तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन, जिसको हम बोलते हैं पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असली में अगर मैं बात करूं तो 2 ही प्रजनन होते हैं। पहला है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परंतु हमारे वेजिटेटिव, जिसको बोलते हैं वनस्पति प्रजनन, इसको भी एक नया रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक नए तरह से पौधे का या फिर किसी नई जीवन की शुरुआत हो रही है। प्रजनन है क्या? सिंपल भाषा में आप अगर समझोगे तो एक पिता या माता से, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे एक नई ऑफस्प्रिंग बन जाए, वही आपका क्या कहलाता है, प्रजनन। और अभी हाल ही में एक एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में, कि 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन में से पूछा गया था कि कौन सा टाइप है, मतलब कौन सा करेक्टरिस्टिक है लिविंग का। कोई भी इंसान अगर जीवित है तो उसमें कौन सा करेक्टर पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन एक जीवित, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवन है जिसके अंदर, उसका एक तरह का करेक्टर है। जैसे मैं हूँ, तो आज मैं हूँ तो मेरे नई पीढ़ी आएगी, तो एक ऑफिस रिप्रोडक्शन एक तरह का मेरा क्या है, कि मैं, मुझे दर्शाता है कि मैं जीवन है मेरे में। परंतु इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था और पॉजिटिव मार्किंग दी गई थी, +1 कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें बोनस मार्किंग क्यों की गई? क्योंकि कुछ लोग जो जीवित हैं फिर भी उनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती, जैसे कि ट्रांसजेंडर, जिनको हम बोलते हैं थर्ड जेंडर, है ना। उनमें क्या होता है, वो होते तो जीवित है, भाई इंसान ही तो है वो, परंतु क्या वो उनके नए बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो पाते ना। तो वही क्या है, वो दर्शाता है कि जीवन के मेन जो करेक्टर्स हैं वो रिप्रोडक्शन हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जिसके अंदर प्रजनन की संभावना है वो जीवित ना हो, मतलब जीवित हो ना हो। ये एक तरह का पूरी तरह से करेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे जीवन देखे हैं हमने, जैसे ट्रांसजेंडर की मैंने बात करी, उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्वालिटी नहीं होती, पर फिर भी वो कौन है, लिविंग है, जीवित है। बात समझ में आ गई आपको? मतलब मेरा एक सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर कोई जीवित है तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक तरह का करेक्टर है, कि प्रजनन करना एक तरह का जीवन का करेक्टर है, लिविंग थिंग का करेक्टर है। पर ये फुल प्रूफ नहीं करेक्टर कि हाँ, कि कोई जीवित है तो वो पक्का ही प्रजनन कर पाएगा, नहीं, क्योंकि जैसे ट्रांसजेंडर नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसके 3 प्रकार है, अलैंगिक, वानस्पतिक और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें अलैंगिक में केवल असेक्सुअल में एसेक्सुअल लिखा है ना, तो यहाँ से आप समझोगे एक सिंगल सेक्स, एक केवल एक ही जना, माता पिता में से, या तो माता है पिता, मतलब कोई भी एक पेरेंट, कोई भी एक आपका जो अ, वंश बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए इसमें। ये होता किसमें, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे अमीबा, यीस्ट, है ना, इन सब में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, केवल एक जनक का ही भाग होता है और इसमें गैमेट्स नहीं बनते, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वहीं पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी पेड़ का कोई सा भी आपका पार्ट हो सकता है, समझ रहे हो ना, पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, उसका तना हो सकता है, उससे किसी भी पार्ट से अगर एक नया पौधा बन जाए, उसको हम कहते हैं वनस्पतिक प्रजनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। उदाहरण के लिए लीफ के आपका एक उदाहरण कहलाता है ब्रायोफिल्म। पत्थर चट्टा नाम सुना होगा आपने। पत्थर चट्टा का इस्तेमाल किसमें होता है, जैसे कि कभी आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो पत्थर चट्टा का बहुत अच्छा माना जाता है। सॉरी, पत्थर चट्टा आपके ये होती है ना,
पत्थर चट्टा आपके स्टोन्स होती है ना, स्टोन पत्थरी, उसके लिए बढ़िया होता है। और जो हड्डी जोड़ है वो आपके हड्डी टूटने के काम आता है। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। इसमें दो पेरेंट्स का रूल होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है ना, एक तो मम्मी एक पापा है ना, माता पिता होता है ना, मम्मी पापा का दो जन इसमें जरूरी होते हैं। ठीक है, आप केवल आपके अंदर किसके गुण आए होंगे, मम्मी के केवल नहीं, आप में पापा के गुण भी आए होंगे। क्योंकि हमारे हम मनुष्यों में, और जो ज़्यादातर जितनी भी हायर क्लासेस हैं या फिर हायर जो डेवलप्ड हो चुके हैं लोग, लोगों के अलावा जानवर जीव है ना, जिनमें जीवित चीज़ें हैं, वो सभी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। इसमें दो जनक होते हैं, दो जनक का जरूरी होते हैं। और इसमें गैमेट्स का बहुत जरूरी होता है, और निषेचन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एग, एग एक तो अंडाणु और शुक्राणु। शुक्राणु क्या होते हैं आपके, स्पर्म। इन दोनों का जो फ्यूजन कहलाता है, वही आपका क्या है, जब मिलकर एक दो सेल, एक एग सेल को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और स्पर्म सेल शुक्राणु को भी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एग को क्या बोलते हैं अपन, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का, तो उससे क्या बनेगा, एन एन, और ये हो जाएगा टू एन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो टू एन बनता है, वही क्या है, किसमें दिखेगा आपको, लैंगिक प्रजनन में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। फिर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसके प्रकार हैं, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखो, बाइनरी फिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। तो द्विविखंडन के उदाहरण है अमीबा, लिशमानिया। अब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, हिंदी में भी हम इसको बात करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरी बात समझने का प्रयास करेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं। असेक्सुअल में क्या हो रहा है, केवल एक जनक का रोल है ना, एक जनक मतलब वन पेरेंट का ही रोल है यहाँ पे। क्या कहा मैंने, वन पेरेंट, एक जनक। ठीक है, अब इसमें एक जनक है, तो उसमें बाइनरी फिशन में हो क्या रहा है, तो बाइनरी फिशन में केवल एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक ही पिताजी माता जी होंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपने कैसे देखा है, आपने अमीबा को ऐसे देखा है, तो अमीबा क्या करता है, जैसे आपकी सेल कोशिकाएं टूटती है ना, वैसे अमीबा भी टूटता है। एक बड़ी सी सेल थी अमीबा की, मतलब छोटी होती है लेकिन सिंपली भाषा में कह रहा हूँ, और फिर वो दो पार्ट में टूट गई। और इसमें क्या हुआ, केवल एक जनक से आपकी दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए, और ये ही जो मेन था ना, मेन वाला, ये इसी के ही टुकड़े हो गए। मतलब एक डंडी थी, मान लीजिए, उसको दो नए टुकड़ों में कर दिया। ठीक है, और फिर वो डंडी और बड़ी होकर बाद में और नए डंडियां बना लेगी। समझ रहे मेरी बात, एक सिंपल ही, जैसे आपका ये मानो, आपके मैंने एक बहुत बड़ा सा डंडी ली, उसको आधा आधा कर दिया, फिर इसको और आधा आधा कर दो, ऐसे कर कर पेरेंट्स का इसमें एक ही रोल हो रहा है। ये इस तरह से बेनिफिशियल होता है। जैसे सेल टूटते हैं ना, वो वाला किस किस में देखने को मिलता है, अमीबा और लिशमानिया में। दूसरा है मल्टीपल फिशन, बहुविखंडन, ये किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि बहुत सारे, एक सिंगल सेल से, सिंगल कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाए, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। फिर आता है बडिंग, जिसको बोलते हैं मुकुलन। कभी आपने ऐसे हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा है, कुछ ऐसी संरचना बनने लग जाती है ना, वहां पर क्या होता है, ये एक तरह की बर्ड, जिसको बोलते हैं मुकल, है ना, मुकलन। तो वो अलग टूटका बन जाती है, और ये पेरेंट अलग हो जाता है, और एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, नया बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, और ईस्ट में भी देखने को मिलता है। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, टूटना। जैसे एक चीज है ऐसे, स्पायरोगिरा का, उसका टूटना, वो कहलाता है खंडन। ये किसमें देखने को मिलता है, स्पायरोगिरा के अंदर। फिर आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ये देखो इस तरह का प्लेनेरिया होता है, इस तरह का कुछ होता है कीड़ा, ये टूट जाता है और पार्ट्स में टूट जाता है, और फिर उससे नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। वो किसमें देखने को मिलता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, ये थोड़ा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, जो आपके टेरिडोफाइट्स है, फंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहां पर देखने को मिलता है, आइजोपस और फंस के अंदर देखने को मिलता है। अब पेपर में प्रश्न कैसा पूछेंगे, वो हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात समझ ली, रट भी लोगे, याद भी कर लोगे, बट याद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये है कि आपको
चीज़ें पता चले कि हो क्या रहा है वहाँ पे। तो देखो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो याद रखनी है आपको। आपसे पेपर में ये पूछेगा, सीधे ही पूछेगा कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? तो याद रखेंगे क्या, कि बाइनरी फिशन उसमें देखने को मिलता है। लिशमानिया के अंदर, लिशमानिया में कौन सा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? तो आप बोलोगे बाइनरी फिशन पाया जाता है। फिर प्रश्न पूछे मान लो प्लेनेरिया का, कि प्लेनेरिया में कौन सा अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे, रीजनरेशन या फिर पुनरुद्भवन। ठीक है। फिर इसके अलावा आपके यीस्ट या हाइड्रा का पूछ लिया, तो क्या याद रहोगे आप, मुकुलन जिसको बोलते हैं बर्डिंग, है ना, याद रहेगा आपको। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इस प्रकार था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने समझा क्या होता है, जिसमें दो जनक का रूल होता है, दो जनक मतलब टू पेरेंट्स का, और टू पेरेंट्स के अलावा इसमें गैमेट्स बनते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी। डिसेशन होता है, पढ़ा ना हिंदी में भी पढ़ने। इसी के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट वृषण। वृषण क्या होता है, टेस्टिकल्स आपको दिख रही है, ये टेस्टिस, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं वृषण। इसके अंदर क्या बनता है, आपका बनता है स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। ये आपके शरीर के बाहर होता है, पुरुषों में शरीर के बाहर होता है, मेल्स के अंदर बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, इसके पीछे प्रमुख कारण है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, वो लमसम अगर आप देखोगे तो एक आपका 35 से 37 के बीच में आपका टेम्परेचर रहता है ना। अब उससे थोड़ा कम हमको चाहिए, कम से कम 30 से 32 के बीच में टेम्परेचर हमको चाहिए। तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान को, हमारे जो तापमान, शरीर का तापमान है, उससे कम तापमान रखने के चक्कर में इसको बाहर भगवान ने बनाया है। तो यहाँ से इसका है काम क्या है, मेजरली जो शुक्राणु बन रहे हैं वो यहीं बन रहे हैं। तो शुक्राणु बनने के लिए जो एक रूम टेम्परेचर चाहिए, वो उसके लिए आपका जो टेस्टिस जो होती है, वृषण जो होता है, वो कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। इसके अंदर एक पाउच होता है, पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम, वृषण कोश में होता है, याद रखिएगा। हार्मोन जो होते हैं, ये टेस्टिकल से जो टेस्टिजन हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। फिर आता है शुक्राणु, सबसे छोटी सेल या छोटी कोशिका। इसके अलावा एक नली जो होती है ना, जो कि इन शुक्राणुओं को कहाँ से लेकर आती है, आपके, ये लेकर आती है आपके बाहर तक। ठीक है, आपके पेनिस तक जो लेकर आती है, वो कहलाती है आपके वास्ट डिफरेंस। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, जो कि क्या करती है, ये आपको दिख रही है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये क्या करती है, ये आपका पोषण देने का काम करती है, किसको, जो आपके शुक्राणु स्पर्म बने उनको। ठीक है, आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलो एक बार मैं आपको ना इस डायग्राम को भी थोड़ा समझा देता हूँ। ये टेस्टिस है, और यहाँ से एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जा रही है ना, जो कि आपके पेनिस तक आ रही है, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। अब इसको वास डिफरेंस है, इसको क्या करा जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है, या फोल्ड कर कर इसके ऊपर क्या कर जाती है, धागे से, थ्रेड से बांध दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पुरुष नसबंदी, वासेक्टोमी। याद रखिएगा, पेपर में पूछता है कि पुरुषों में किसको कौन सी चीज की नसबंदी कराई जाती है, तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। इस प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को आप फोल्ड करके बंद कर रहे हो, है ना, याद रहेगा आपको। फिर आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं मादा प्रजनन जनन तंत्र, है ना। तो ओवेरी, यहाँ बन, ओवेरी के अंदर एक होती है, उसमें क्या, उसको बोलते हैं अंडाशय, उसमें अंडा बनता है। हार्मोन जो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो है, ये क्या करती है, वहां है जहां पर क्या होता है आपका, अब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इन द सेंस यहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। इसको जैसे आपके मेल में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, वैसे फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, बंद कर दिया जाता है, जिससे कि महिलाओं की नसबंदी होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो भ्रूण होगा, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, वो लगता है यहाँ पे, उसको, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, ठीक है। और अब जो ये भ्रूण है, इसकी एक, इसको बोलते हैं अमरनाथ, है ना, एक नाल जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा इंग्लिश में,
वो जुड़ी रहती है और वो क्या करती है, वो मम्मी से जुड़ी रहती है। तो मम्मी के द्वारा जो खाना-वाना जो भी बच्चे तक पहुँचेगा, वो एक ट्यूब के द्वारा पहुँचेगा, उस ट्यूब को कहलाते हैं प्लेसेंटा। तो जो भी गैसेज़ एक्सचेंज, जो भी अगर वो यूरिन कर रहा है, टॉयलेट-वॉयलेट जा रहा है या कुछ भी गंदगी कर रहा है या फिर मतलब उसको भूख लग रही है, सब चीज़ें इसी ट्यूब के द्वारा जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है? अब एक और चीज़ होती है कि जब मम्मी जब बनती हैं, तो जो माँ होती है ना, उनके जो दूध होता है, उसके उनके दूध में एक एंटीबॉडी होती है, जिसको बोलते हैं आईजीए। ये क्या करती है, बच्चे जैसे छोटा है, तो बच्चे के अंदर तो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो एंटीबॉडी बना पाए। तो बच्चे में कैपेसिटी नहीं होती, तो क्या होता है, मम्मी के दूध के होके वो क्या करता है, स्तनपान करता है। तो इसलिए उसके पास एंटीबॉडी कहाँ से आ रही है, वो मम्मी के दूध से आ रही है। इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम से, है ना? कोलेस्ट्रम। ठीक है, और एंटीबॉडी का नाम क्या है, आईजीएम। मिल्क प्रोडक्शन, एक है ना, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है ना फीमेल्स के अंदर, वो होता है प्रोलैक्टिन के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और मिल्क एजेक्शन, जो मतलब मिल्क के जो दूध है वो बाहर कैसे निकलता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं माजा जनन तंत्र। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था। हमने बात करी जनन की, प्रजनन की, और इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आई विश कि ये वाली जो वीडियो है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।